गुड इवनिंग क्लास। आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर सकें। और आज की क्लास में बेटा हम लोग विलेन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप देख रहे हो, अणुसंख्यक गुणधर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन 110% कंफर्म आते हैं। तो एक बार आप सभी मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा कि क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है। अगर आवाज आ रही होगी तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ना। तो एक बार आप सभी जल्दी से रिप्लाई कर दो कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जल्दी से बेटा, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार आप सभी रिप्लाई कर दो, फिर हम लोग एक एक टॉपिक पे अणुसंख्यक गुणधर्म के बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप लोगों ने बोला कि आवाज पहुंच रही है सर, तो हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो हम लोग करेंगे कि विलेन का अणुसंख्यक गुण कहते किसे। विलेन का ये जो अणुसंख्यक गुण है वो है क्या चीज। ठीक है, तो देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट याद रखिए कि विलेन के जो भौतिक गुण, विलेन के जो भौतिक गुण विलेन के निश्चित आयतन, जो कि बाहर से लेना है, ठीक है, में उपस्थित विलेय के कणों। अब कणों में आपका क्या आ जाएगा बेटा, चाहे आप अणुओं की बात कर लीजिए चाहे आप आयनों की बात कर लीजिए। तो विलेयन के जो भौतिक गुण विलेयन के निश्चित आयतन या भार में उपस्थित विलेय के कणों, जिसमें आपका अणु या आयन कुछ भी हो सकता है, की संख्या पर या विलेयन में विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। किस पर, या तो उनकी संख्या पर या तो विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। क्या कहलाता है, हमारा अणुसंख्यक गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, अणुसंख्यक गुण कहलाता है। तो अणुसंख्यक गुण किसे कहते हैं, तो ध्यान से एक बार फिर से देखिए कि ऐसे गुण, ठीक है, जो किस पे निर्भर करते हैं, ऐसे भौतिक गुण जो किस पे निर्भर करते हैं, केवल कणों की संख्या, ठीक है, केवल किस पे, कणों की संख्या पर निर्भर करें, और साथ ही साथ विलेय का जो आपका मोल प्रभाज होगा, विलेय का जो मोल प्रभाज होगा उस पर निर्भर करें। ठीक है, तो ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, गुण कहते हैं। ठीक है, और जो ये दिखा रहा होता है वो अणुसंख्यक गुणधर्म हो जाता है। अच्छा, दूसरा बात यहां पे आपको क्या याद रखना है, पहला तो ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा बात कि विलेयनों के जो अणुसंख्यक गुण होते हैं, जो विलेयनों के अणुसंख्यक गुण होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है कि वो कणों की प्रकृति, उनकी संरचना या फिर उनके संगठन पर, यानी वो कैसे बने हुए हैं उस पर निर्भर नहीं करता। यानी आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि जो हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म होता है बेटा, वो केवल और केवल किस पे निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है आपका अणुओं की संख्या पर। किस पर निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पर। ठीक है, किस पर निर्भर करेगा, खाली अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा, ना कि उन अणुओं की प्रकृति, उनकी संरचना या उनका संगठन। तो अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कोई गुण है, तो उस गुण को हम क्या कहेंगे, अणुसंख्यक गुण कहेंगे। ठीक है, बात क्लियर है यहां पे, एक बार बता दीजिएगा, रिप्लाई कर दीजिएगा, क्या अणुसंख्यक गुण किसे कहेंगे, वो आप सभी को क्लियर हो गया। जो गुण केवल अणुओं की संख्याओं पर निर्भर करेंगे, ठीक है, ना ही उनकी प्रकृति से मतलब है हमको कोई, ना उनकी संरचना से मतलब है, ना ही उनके संगठन से मतलब है, खाली उनकी क्वांटिटी पे निर्भर कर रहा है, तो ऐसे गुण को हम क्या कहेंगे, अणुसंख्यक गुण कहेंगे। और जो
पदार्थ ऐसे गुण को प्रदर्शित कर रहे होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म। विलयन में जो पदार्थ इस गुण को प्रदर्शित कर रहे होंगे उनको हम क्या कहेंगे? विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म। ठीक है, बात सभी को क्लियर है? चले, तो जब सभी को क्लियर है तो इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग बेटा कि कौन कौन से गुण हैं हमारे अणु संख्यक, जो हमको इस टॉपिक में पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उसमें देखिएगा, उसमें आपको कौन कौन से गुण पढ़ने हैं बेटा? तो सबसे पहला हमारा है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। दूसरा, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन इंग्लिश में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? हिमांक का अवनमन। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट, क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट। और परासरण एवं परासरण दाब। परासरण एवं परासरण दाब। परासरण यानी ऑस्मोसिस और परासरण दाब किसको कहते हैं इंग्लिश में? तो ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों पॉइंट को एक एक करके, सारे न्यूमेरिकल वाले पॉइंट है बेटा, याद रखिएगा, सारे न्यूमेरिकल वाले पॉइंट है, तो सब पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाने हैं और हर एक एक पॉइंट को समझना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला वाला बात करेंगे वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, और यहीं पे वाष्प दाब का अवनमन, या फिर आपको बुक में देखने को मिलेगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन देखने को मिलेगा या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो एक बार रिप्लाई करिए, क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? चल, तो यहां तक जब बात क्लियर है बेटा, तो एक एक पॉइंट पे हम बात करते हैं वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं हम लोग सबसे पहले इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब का जो आप लोगों को हेडिंग देखने को मिलेगा बेटा, तो वो आपको क्या रहेगा? वाष्प दाब का अवनमन की जगह रहेगा वाष्प दाब का आपेक्षिक। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या रहेगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है हमारा, वो हमारा रहेगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या होता है तो एक एक करके समझते हैं पहले, क्योंकि जैसे ही आपको चीजें क्लियर होती चलेंगी आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये वाष्प दाब क्या होता है। सबसे पहली चीज तो आ गया कि ये वाष्प दाब होता क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आ गई कि सर ये वाष्प दाब क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज आ जाती है बेटा कि ये वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे। ठीक, तो वाष्प दाब किसे कहा जाता है? तो किसी वाष्पशील पदार्थ, या फिर आप यहां पे क्या यूज कर लो? वाष्पशील द्रव पदार्थ भी यूज कर सकते हो, या क्या? वाष्पशील द्रव से, वाष्पशील द्रव से उत्पन्न वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जाता है,
जो दाब द्रव की सतह पर लगाया जाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। और ये कब लग रहा होगा बेटा? समान ताप व नहीं, दाब तो है ही, दाब हटा देते हैं, समान ताप पर। ठीक है, जब तापमान को नियत रख दिया जाए, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया जाए, और उस समय अगर हमने कोई द्रव लिया हुआ है, आप ऐसे समझिए जैसे हमने कोई द्रव लिया हुआ है, ठीक है, और ये द्रव कैसा द्रव है? ये वाष्पशील द्रव है। ये कैसा द्रव है बेटा? ये वाष्पशील द्रव है। और ये वाष्पशील द्रव है तो ये आसानी से वाष्पित होगा, और वाष्पित होगा तो इसके वाष्प के कण कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपने बंद पात्र लिया हुआ है, पात्र कैसा है? बंद है। जैसे आप कहोगे सर यहां से खुला हुआ है निकल जाएगा, यहां से खुला हुआ है निकल जाएगा। बंद पात्र अगर है तो उस बंद पात्र में इस द्रव का जो वाष्प बनेगा वो इस द्रव की सतह पर, वह इस द्रव की सतह पर क्या लगा रहा होगा? एक दाब लगा रहा होगा, एक प्रेशर लगा रहा होगा। उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं बेटा? वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब किसे कहते हैं वो बात समझ में आ गई। पहले देखो, पहले आप वाष्प दाब समझ लोगे, फिर उसका अवनमन समझ लोगे, तो उसके बाद हम लोग वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन समझेंगे। ठीक है, वाष्प दाब क्लियर हो गया। वाष्प दाब किसे कहते हैं? तो किसी वाष्पशील द्रव में उत्पन्न वाष्प के द्वारा जो दाब द्रव की सतह पर लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। या आपको इतना भी नहीं याद रखना तो आप 2 लाइन में याद रख लीजिए कि वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। किसी द्रव के वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब जो होता है वो क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को। ठीक है, वाष्प दाब किसे कहते हैं? क्लियर है? कोई डाउट? रिप्लाई जरूर करते रहेंगे अगर किसी पॉइंट पे भी डाउट होगा तो। ठीक है चलिए, उसके बाद बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो है हमारा, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में मैं यहां लिख दे रहा हूं क्या? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, LVP, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वाष्प दाब का, ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सर ये अवनमन होता क्या। और अवनमन का मतलब मुझे जहां तक पता है आप सभी लोगों को पता होगा कि अवनमन किसे कहते हैं। अवनमन मतलब होता है बेटा घटना। ये जो अवनमन है, अवनमन इसका मतलब होता है घटना, कम होना, घटना या कम होना। क्या कम हो रहा है? वाष्प दाब। वाष्प दाब का अवनमन, तो क्या कम हो रहा है? वाष्प दाब कम हो रहा है। कब कम हो रहा है? बात आती है कब कम होगा, तो वहां पर आपको याद रखना है कि वाष्प दाब का जो अवनमन है, उस वाष्प दाब के अवनमन की हम बात कर रहे हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन कब हमको देखना है? तो याद रखिएगा, जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील
अवाष्पशील द्रव मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो, मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिसे हम वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का क्या कहते हैं बेटा? अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ, सर आप पदार्थ बोल रहे हो, लिख तो विले रहे हो या द्रव लिख रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप पदार्थ से याद रखिए कि जब किसी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो क्या होता है कि जो उस वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब था वो मिलाने के बाद कम हो जाता है। तो वाष्पशील पदार्थ के वाष्प दाब जो है वो कम हो जाते हैं। कब? जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है। तो इसी कमी को कम होना, इसी कमी को, किसमें कमी आई है बेटा? वाष्प दाब में। तो इसी वाष्प दाब की कमी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसी वाष्प दाब की कमी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन। बात क्लियर है? अच्छा, वाष्प दाब का अवनमन तो हो गया। अब वाष्प दाब के अवनमन को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो कमी आ रही है यानी हम परिवर्तन निकालेंगे। अतः डेल्टा पी, ठीक है, डेल्टा पी मतलब वाष्प दाब, प्रेशर, और डेल्टा परिवर्तन। कितनी कमी आई बेटा? तो पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस। ये फॉर्मूला याद रखना है। किस चीज के लिए? जब आपको वाष्प दाब में कमी निकालनी होगी। जब आपको वाष्प दाब में कमी निकालनी होगी तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि डेल्टा पी बराबर होता है पी नॉट माइनस में पी एस। ठीक है, जहां पी नॉट और पी एस क्या है वो भी हम लिखवा देते हैं। अभी तक आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं हम लोग। यहां स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो, तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब जो यहां पर आपने देखा क्या? पी नॉट, ठीक है, पी नॉट और पी एस। तो पी नॉट क्या था वहां पर बेटा? पी नॉट जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था। और पीएस क्या है बेटा? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पीएस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। और डेल्टा पी जो था वो क्या था? वो आपका था वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन मतलब कमी। क्लियर? ये तीनों चीजें हमारे किसके लिए थी? जो भी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा ये वाला,
ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पी एस। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, जहां पे पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और डेल्टा पी क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगला पॉइंट हमारा क्या था, जो मेन पॉइंट था, क्योंकि मेन पॉइंट तक जाने से पहले हमको जब तक छोटी छोटी चीजें नहीं पता रहेंगी तब तक हमको वो समझ में नहीं आएगा। तो मेन पॉइंट हमारा क्या होता है बेटा, वाष्प दाब का आपेक्षिक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या एक बार बताइएगा पहले कि आपको वाष्प दाब और वाष्प दाब का अवनमन ये क्लियर हो गया? वाष्प दाब और वाष्प दाब का अवनमन क्लियर हो गया। इसके बाद फिर हम आगे बात करें। वाष्प दाब का अगर अवनमन क्लियर हो गया हो तो अब हम बात करते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पे। ठीक है, तो क्लियर है सभी को ना? चलिए, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है बेटा? तो सिंपल सी लाइन है यहां पे, वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध वाष्प दाब की जगह आप क्या लिख लोगे, विलायक के शुद्ध वाष्प तथा विलायक के शुद्ध वाष्प दाब का अनुपात क्या कहलाता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है बेटा? तो वाष्प दाब के अवनमन तथा विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर? ठीक है, अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या हो जाता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है वो बराबर होता है किसके? डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट। डेल्टा पी अपॉन में क्या? पी नॉट। और इसी डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? पी नॉट माइनस में पी एस अपॉन में पी नॉट। डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट क्या होता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और यही आपेक्षिक अवनमन हमारा क्या लिखाता है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट। बात समझ में आ रही है? तो ये भी आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये वाला भी जो फॉर्मूला है ये भी आपको याद रखना है। ये दूसरा फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला आपका यहां पर था, ये पहला वाला फॉर्मूला जिसपे हमको भी न्यूमेरिकल में यूज करना होगा। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला आपके सामने कि डेल्टा पी बाई पी नॉट या पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, जहां पे पी नॉट क्या है? शुद्ध वाष्प दाब, और पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। और दोनों का अंतर जो है वाष्प दाब का अवनमन, और इनका जो अनुपात है वो हमारा क्या कहलाता है? आपेक्षिक अवनमन। वो क्या कहलाता है? आपेक्षिक अवनमन। यहां तक बातें आप सभी को क्लियर होंगी कि सर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद एक
रिलेशन याद रखना है आपको किसके बीच में, कि जो हमारा वाष्प दाब होता है, ये वाला चौथा पॉइंट याद रखना। चौथा पॉइंट क्या, कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है ना बेटा, आई थिंक कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है, किसी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, और ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आपको किसका लेना है, विलयन का लेना है ना, ठीक है। तो यहां पूरा आप ऐसे लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज, जैसा कि आप एकदम स्टार्टिंग में देखे थे, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है बेटा, बराबर होता है, ठीक है। अतः यहां पर जो हमारा फॉर्मूला बन के आने वाला है, वो फॉर्मूला क्या आने वाला है बेटा, अतः P0 माइनस PS अपॉन में P0 जो है वो बराबर होता है किसके, विलेय के वाष्प दाब के, विलेय के मूल प्रभाज के। तो विलेय का मूल प्रभाज को हम क्या लिख रहे हैं बेटा, स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल। विलेय के मूल प्रभाज को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल एंड, ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। या फिर यही फॉर्मूला हमारा आता है बेटा, P0 माइनस में PS अपॉन में P0 इज इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन में कैपिटल N, स्मॉल n अपॉन में कैपिटल N। कब, जब स्मॉल n जो होगा वो मच लेस देन, बहुत छोटा होगा किससे, कैपिटल N से, ठीक है। जहां आपका स्मॉल n जो होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा कैपिटल N से, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, P0 माइनस PS इज इक्वल्स टू इतना, ठीक है। अच्छा, यहीं पर आप आगे देखिएगा, यहीं पर आगे देखो, स्मॉल n और जो कैपिटल N है, ये है क्या चीज, यहां पे आप लिख दे रहा हूं मैं, कि जो स्मॉल n है वो क्या है बेटा, विलेय के मूल है, ठीक है। और जो कैपिटल N दिख रहा है आपको, कैपिटल N क्या है बेटा, विलायक का मूल है, विलायक का मूल, ठीक है। स्मॉल n विलेय का मूल, कैपिटल N विलायक का मूल। कहीं कहीं आपको Na Nb के रूप में देखने को मिलेगा, तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इतना याद रखना है कि ऊपर विलेय का मूल लेना है, नीचे पूरे विलयन का मोल लेना है। क्यों? क्योंकि हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, और मोल प्रभाज इसी तरीके से निकाला जाता है कि घटक का मोल बटे में कुल मोल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला आया है इसको हम थोड़ा सा और ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विलेय या विलायक किसी के भी मोलों की जो संख्या होती है वो बराबर होती है किसके,
दिया गया भार बटे में अणु भार, दिया गया भार बटे में क्या, अणु भार। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले को और करके हम लोग और क्या लिखेंगे बेटा, पी नॉट माइनस में पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन। तो यहां हो जाएगा बेटा स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम बटे में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये आ जाएगा। और इसी फॉर्मूले पे हमारे क्वेश्चन लगेंगे, ये तीसरा और मेन फॉर्मूला। हालांकि ये भी है, ये भी तीसरा है, लेकिन मेन ये जिस पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको एग्जाम में बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये ठीक है। अब जहां पर क्या 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 है वो आपको लिख दे रहा हूं मैं। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है और कैपिटल एम क्या है, ठीक है। तो स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार। स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणु भार, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, और कैपिटल एम क्या है, विलायक का अणु भार, विलायक का अणु भार, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं जिसपे हमको आगे न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो एक बार इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार मुझे रिप्लाई करो कि क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है, तो फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है बेटा, तो आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी। बस एक बार रिप्लाई कर दो कि क्या यहां तक की बातें सभी को क्लियर हैं। यहां तक की बातें का मतलब कि वाष्प दाब का जो हमने अनुमान स्टार्ट किया, उसमें वाष्प दाब किसे कहते हैं, तो किसी वाष्पशील द्रव से उत्पन्न वाष्प के द्वारा जो दाब द्रव के सतह पर लगाया जाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। ताप यहां पे आपको नियत रखना होता है। वाष्प दाब का अवनमन मतलब होता है कम होना या घटना। तो जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील ठीक है, अवाष्पशील द्रव मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिसे हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। जो कैसे निकालते हैं बेटा, डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पी एस, डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पी एस, जहां पर पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और डेल्टा पी क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। उसके बाद तीसरा मेन पॉइंट हमने देखा कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो ये एक संबंध होता है किसके बीच में, वाष्प दाब के अवनमन तथा विलायक के शुद्ध वाष्प दाब का, विलायक के शुद्ध वाष्प दाब का जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। उसके बाद विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है वो बराबर होता है किसके, विलायक में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के। तो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो ये हो गया विलेय का मोल प्रभाज, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या, उसको रखा गया। अगर ये तनु विलयन हुआ, अगर क्या हुआ, तनु विलयन, ये भी याद रख लेंगे यहां पर कि अगर ये तनु विलयन हुआ तो स्मॉल एन का मान बहुत कम होगा, किससे, कैपिटल एन से। मतलब विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या से बहुत कम होगी। जब बहुत कम होगी तो फॉर्मूला ये बन जाएगा।
यहां पर स्मॉल n बटे कैपिटल N की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो आ जाएगा स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m इंटू कैपिटल W, जहां पे स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W कैपिटल M क्या है वो आपको मैंने यहां लिख दिया है। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में वो सारी चीजें आपको दी रहेंगी, तो वहां से आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आगे आने वाले चीजों में, आने वाले प्रश्नों में वो चीजें दी रहेंगी, तो वहां से मुझे वो वैल्यू निकालनी है। तो आपके स्क्रीन पर ये सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग एक बार आराम से कॉपी पेन उठा लेंगे और ध्यान से देखेंगे इसको, क्योंकि जैसे ही आप 2 से 3 क्वेश्चन समझ लोगे बेटा, बाकी सारे क्वेश्चन जो आपको करने हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपकी साइड बुक में दिए हुए हैं, वो आप उसको आराम से कर ले जाओगे। बस कब, जैसे ही आप ये 2 क्वेश्चन समझ लेते हो, एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा कि क्या चीजें यहां तक क्लियर हैं सभी को ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। कह रहा है कि 298 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का जो वाष्प दाब है, शुद्ध जल का जो वाष्प दाब है वो कितना है बेटा? 23.8 mmHg, 23.8 mmHg है। और फिर कह रहा है कि अगर 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है तो इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब घोला गया, तो इस विलयन के लिए जो जल का वाष्प दाब होगा वो तथा इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। 2 चीजें निकालनी है, एक तो आपेक्षिक अवनमन जो हम लोग अभी फॉर्मूला देखा, और एक क्या निकालना है, इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब निकालने, जल का वाष्प दाब निकालना है, याद रखिएगा। तो यहां पर थोड़ा सा पुराना वाला फॉर्मूला लगेगा जो आप पढ़ चुके हो, राउल्ट का नियम। राउल्ट का एक नियम आपने पढ़ा हुआ है, जब वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो वो मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो जल का वाष्प दाब निकालना है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम लोग निकालेंगे विलयन के लिए जल का वाष्प दाब, विलयन के लिए जल का वाष्प दाब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, विलयन के लिए जल का वाष्प दाब। तो राउल्ट के नियम से हम जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग बेटा राउल्ट के नियम से, कि जो दाब होता है वो बराबर होता है किसके, P0 इंटू मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज लेना है हमको, जल का वाष्प दाब निकालना है, तो हम जल का वाष्प दाब लेंगे। ठीक है, तो P बराबर P0 काई जल, और जल को आप A B जो मानना चाहो वो मान सकते हो, बट यहां जल लिख दिया मैंने। और ये P क्या है, शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना दिया हुआ है, देखो 23.8, तो मिलाने के बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये होता है हमारा, यहां पे P ये शुद्ध जल का, ये आपका शुद्ध जल। ठीक है, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, इसको मत लिखो, बस याद रखो। अब P बराबर P0 आपको दे रखा है कितना, 23.8। शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना है, 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया मिलाने पर तो विलयन के लिए जल का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, तो विलयन के लिए जल का वाष्प दाब निकालना है, तो 23.8 गुणे मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, जल के मोलों की संख्या बटे में जल प्लस यूरिया दिया हुआ है ना, हाँ, जल प्लस यूरिया के मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या होती है ना, तो जल और यूरिया के मोलों की संख्या हम पहले अलग से निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्ट यहां पे पुट कर देंगे। तो अलग में आप निकाल लो, तो जल के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 850 बटे में 18 जल का,
जल का मोल हो जाएगा 850 बटे में 18। और यूरिया का कितना हो जाएगा, यूरिया का कितना हो जाएगा, भार दिया हुआ है 50 ग्राम और यूरिया का फॉर्मूला आपको दे रखा है क्या, NH2CONH2। यहां से इसका अणु भार निकाल लो, क्योंकि जल का हमको पता था तो मैंने डायरेक्ट रख दिया। आप मुझे इसका भी पता, बट कैसे निकालते हैं वो भी आप लोग समझ लो। तो 2 नाइट्रोजन है तो 14 गुणे 2 कर देंगे, प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 गुणे 1 कर देते हैं, प्लस 1 कार्बन है यानी 12 और 1 ऑक्सीजन है यानी 16 और पूरे को सॉल्व करेंगे 60। 28 4 32, 32 6 38, 40 और 20 60। तो 50 बटे में हो गया ये 60। अब इनको सॉल्व कर लो यहीं पे आप, तो डायरेक्ट बस वहां मोल रख के हल करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप 850 में 18 से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा बेटा, तो आप भाग देके देख लो। ठीक है, 850 में 18 से 4 बार 72, कितना बचा 3 और 1 13, 30 हो गया। अब कितनी बार ले जाए, 7 बार। 7 बटे 56 को 6 हाथ लगा, 5 7 एकम 7 5 12, 4 दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा 40, 18 दूनी 36, 4 बचेगा। अब आगे आपका ये 47.2222 जाता जाएगा, यानी ये कितना आ गया आपका 47.22 जल का मोल आ गया। ठीक है, क्लियर है ना, एक बार आप देख लीजिएगा। 18 चौके 72, 3 बचा 1 बचा 30 हुआ, 18 सते 126, 4 बचा 40। ठीक है, 47.22 और ये 50 बटे 6 यानी 5 में आप जब 6 से भाग दोगे तो दशमलव लगाओगे 50 आएगा, 8 छक 48 आएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 आएगा, फिर 2 बचेगा यानी 8.833 ये ले जाओगे तो 0.833 कितना आएगा 0.833। तो ये आपने निकाल लिया क्या बेटा, मोलों की संख्या। और इस मोलों की संख्या को उठा के यहां पे रख दो, तो जैसे ही आप यहां पर रखोगे क्या मिल जाएगा आपको 23.8 गुणे जल का कितना है बेटा 47.22 बटे में 47.22 गुणे यूरिया का कितना है 0.833। इसको सॉल्व करेंगे तो 23.8 गुणे 47.22 बटे में ये हो जाएगा आपका 3 5 8 2 10 को 0 हाथ लगा 1 7 1 8 और ये 4 48.053 बटे में 47 और इसमें गुणा करके बताओ कि कितना आता है। जो आएगा वही आपका पी का मान हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके भाग दे के रिप्लाई करिए जल्दी से, तो कितना आता है बेटा, जल्दी से, सभी का वेट कर रहे हैं, जल्दी से इसमें मल्टीप्लाई करके हमको बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, कितना है 23.8 गुणे में 47.22 में आपको भाग दे देना है किससे 48.053 तो कितना आ जाएगा 23.387 कितना आ जाएगा 23.387 ये आ गया 23.387 और पहले कितना था 23.8। तो ये तो निकल गया कि जब मिलाएं तो उसमें जल का वाष्प दाब कितना आएगा तो इतना आ जाएगा।
ठीक है, पहले वाले का आंसर हमको मिल गया। और दूसरा हमको क्या बताना है कि इसके आपेक्षिक अवनमन की गणना कीजिए, परिकलन कीजिए। तो आपेक्षिक अवनमन निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, देखिए यहां पर आपेक्षिक अवनमन निकालने के लिए अभी आपको फॉर्मूला बताया गया। आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला अभी आपने लिखा ना, दूसरा वाला पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हमने निकाल लिया, जल का वाष्प दाब इतना आएगा। अब क्या mmHg यूनिट लिख लेंगे यहां पे, mmHg, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन के लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हो कि डेल्टा P बटे में P नॉट बराबर क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज मतलब क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय कौन है, यूरिया। विलेय कौन है बेटा, यूरिया, बटे में क्या है आपका, जल प्लस यूरिया। आपेक्षिक तो ऐसे ही निकालते हैं ना, विलेय का मोल प्रभाज। तो जैसे ही आप यहां पर ये निकाल लिए हो, बस यहां पर आप फॉर्मूला रख के सॉल्व कर लो। कह रहे हो सर आप जो दूसरा वाला बताए थे वो वाले से निकाल लेते, उससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये 47.2 तो है और ये 0.83 है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा, जो मेन वाला फॉर्मूला था, कौन सा, स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब इस पे आप वैल्यू पुट करिए, आपको डेल्टा P बटा P नॉट मिल जाएगा। तो स्मॉल w का मान कितना दिया हुआ है, यूरिया कितना है 50 ग्राम, 50 गुणे कैपिटल M कितना है 18 बटे में स्मॉल m यानी यूरिया का अणु भार 60 गुणे कैपिटल W जल का 850। अब इसी को सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है, ये 0 से 0 कट गया, 6 से 18 3 बार में कट गया, 6 से 18 कितनी बार में कट गया, 3 बार में, और ये कितना हो गया 5 से 15, 15 बटे में 850। या फिर इसको और छोटा कर लो, देखो 5 से इसको काट दो तो ये कितनी बार में जाएगा, 5 सते 35, 170, 3 बटे में 170, 3 बटे में 170, और 3 बटे में 170 को और सॉल्व करोगे, आंसर लाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा P बटे में P नॉट। क्या मिल जाएगा बेटा, डेल्टा P बटे में P नॉट, और 3 बटे में 170 कर लीजिए यहां पर, देखो आराम से 3 किया, ये 170 किया, दशमलव लगाएंगे नहीं जाएगा, तो यहां एक और 0 बढ़ाया, अब जाएगा, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, एक बार में। क्यों, क्योंकि 2 बार में ले जाते ही आपका 17 दूनी 34, 340 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले गए, कितना बचेगा, सॉरी 130, कितना बचेगा 130। अब एक 0 और हो गया, 1300 हो गया। अब कितनी बार ले जाएंगे बेटा, तो 7 बार ले जाते हैं, एक बार देखते हैं 7 बार में जा रहा है कि नहीं। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 7 बार, यानी 0.17, चाहो तो 1-2 बार और आप ले जा सकते हो। यानी यहां पर जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो आपको डेल्टा P बटे में P नॉट कितना मिल जाएगा, 0.017, और आगे जाएगा, बट हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, दशमलव के 3 अंक तक का मान बहुत। तो जल का वाष्प दाब राउल्ट के इस नियम से निकाल लेंगे, ठीक है, हम जानते हैं ये कहां से, राउल्ट के नियम से ये हम जानते हैं। तो जल का वाष्प दाब कितना हो जाएगा वो हमने निकाल लिया, और यहां पर क्या निकाल लिया हमने कि आपेक्षिक वाष्प दाब कितना हो जाएगा। क्लियर है, आपेक्षिक वाष्प दाब पूछा था तो डेल्टा P बटे में P नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए।
इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो, तो ये हो गया होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर, फिर से सेम टॉपिक सेम तरीके से, बस क्वेश्चन का कुछ चेंज हुआ होगा थोड़ा बहुत। क्या चेंज है वो देखते हैं। कह रहा है कि किसी ताप पर, कोई ताप है जिसमें आपका शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब जो है वो कितना है 0.850 बार, और इसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अनघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया है, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब जो है वो इतना हो जाता है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो जिस ठोस को मिलाया गया है, जिसकी 0.5 ग्राम मात्रा मिलाई गई है, उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका, यह आपको ऐसे लिखना है SOLN, लाइक सॉल्यूशन। फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। क्या फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा, P0 माइनस PS अपॉन में P0, और ये बराबर होता है किसके, स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m इंटू कैपिटल W के। क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है। अब ये तो हम फॉर्मूला जानते हैं, और आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो कि क्या क्या दिया है। क्या क्या दिया है भाई, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया है, यानी P0 दिया है कितना 0.850 बार, PS दिया है कितना 0.845 बार, और क्या दिया है, स्मॉल w दिया है कितना दिया है 0.5 ग्राम, और क्या दिया है भाई, कैपिटल W भी दिया बेटा, कैपिटल W भी दिया बेटा क्या 39 ग्राम, 39.0, तो उसको मैं 39 लिख दे रहा हूं। उसके बाद कैपिटल M भी दे रखा है, कितना दे रखा है, आपको निकालना भी नहीं है, आपको पहले से दे रखा है 78 ग्राम पर मोल, ये दे रखा है 78। क्या निकालना है, तो स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है, ये कितना होगा। ये रहा फॉर्मूला, सारी चीजें इस पे हमको रखनी है, और जैसे ही आप रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। क्या रखना है, तो पहले जो हमको निकालना है मैं उसको थोड़ा सा इधर उधर कर लेता हूं, जो निकालना है उसको इधर भेज दे, बाकी सारी चीजें इधर भेज दे, फिर सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या निकालना है बेटा, हमको स्मॉल m निकालना है, तो स्मॉल m हमने उधर ले लिया, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन में कैपिटल W इंटू, अब ये P0 बटे में था, इधर जाएगा तो P0, और ये P0 माइनस में PS, P0 माइनस में PS। सॉल्व करो वैल्यू रख के। स्मॉल w कितना दिया भाई 0.5 गुणे कैपिटल M कितना दिया है 78 बटे में स्मॉल w सॉरी कैपिटल W कितना दिया है 39 इंटू P0 कितना दिया 0.850 बटे में 0.850 माइनस 0.845। अब बस बेटा इसी कैलकुलेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, और जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इधर के 2-3 टॉपिकों में, लेकिन जैसे ही आप कैलकुलेशन पे थोड़ा सा कमांड बनाओगे आपको बहुत आराम से आने लगेगा। देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व धीरे धीरे करते हैं हम लोग। तो हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये 39 से 78 दो बार में कट जाएगा, और 2 का गुणा 0.5 में कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये वाला तो पोर्शन खत्म। 1 गुणे इधर क्या बचा 0.850, और इसमें 0.850 में से जब 0.845 माइनस करेंगे तो हमको कितना बचेगा 0.005, यही बचेगा ना। जैसे ही आप माइनस करोगे तो 0.005 बचेगा, इसको आप जोड़ दो, देखो 5 जैसे ही जोड़ोगे आपको इतना ही आ जाएगा।
अब नीचे भी 3 प्लेस पर, ऊपर भी 3 प्लेस पर दशमलव हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 85/5, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है तो वो जीरो हट जाएगा ना। ऐसा मत कर दीजिएगा, ये आप करोगे 850, कितना करोगे 850, क्योंकि अगर आप उस दशमलव को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकाले हो ना, जैसे आप क्या करोगे इसमें, यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट ना हटा के आप कर लोगे कि 1000 से ऊपर गुणा कर दिया और 1000 से नीचे गुणा कर दिया, और जैसे ही आप 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे गुणा करोगे तो आप क्या कर लोगे बेटा 850/5, और इसको सॉल्व कर लो, कितना आता है 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी 170। एम कितना आ गया बेटा 170, क्या यूनिट लिख लेंगे ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। क्या ये सॉल्यूशन क्लियर है? एक बार रिप्लाई करिएगा, क्या ये सॉल्यूशन क्लियर है सभी का? जल्दी से। क्या आप सभी का ये सॉल्यूशन क्लियर है? तो क्लियर है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चल हमारे सामने हमारा अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 303 केल्विन पर 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलकर बनाया गया है। ठीक है, यदि 303 केल्विन पर विशुद्ध जल का वाष्प दाब 32.8 mmHg हो तो विलयन का वाष्प दाब कितना होगा? विलयन का वाष्प दाब निकालना है, फिर से हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे सारी वैल्यू रखनी है, निकाल लेना है बेटा। क्या है फॉर्मूला हमारे पास? P0 माइनस PS अपॉन में P0 जो कि बराबर होगा स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m इंटू कैपिटल W के। बाकी सारी चीजें दी हुई है, रखिए, निकालिए, आंसर आएगा। क्या निकालना है इस बार? PS निकालना है। तो आप पहले लिख लो कि दिया है, दिया है, क्या दिया है बेटा? P0 दिया है, कितना दिया है P0? 32.8 mmHg, mmHg। और क्या दिया है? स्मॉल w दिया है, स्मॉल w ग्लूकोज मिलाया जा रहा है, कितना 10 ग्राम, और स्मॉल w दिया हुआ है तो बेटा स्मॉल m कितना हो जाएगा? तो ग्लूकोज का अणु भार 180 होता है, याद कर लीजिएगा 180 ग्राम, निकाल भी सकते हो आप। कैपिटल W भी दिया है ना, कितने में बोला गया? 90 ग्राम में, तो कैपिटल W हो गया 90, और कैपिटल M कितना हो जाएगा भाई? जल है ना, तो 18। बाकी आपको निकालना क्या है? तो PS बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। अब कहानी इधर हमारी खत्म हो जाएगी, जो निकालना है वो छोड़ के बाकी सारा रख के सॉल्व कर लो। तो देखो क्या हो जाएगा, P0 दिया 32.8 माइनस PS, 32.8 माइनस PS अपॉन में 32.8, ये बराबर हो जाएगा, स्मॉल w है आपका 10 इंटू कैपिटल M है 18 बटे में स्मॉल m है 180 इंटू कैपिटल W है 90। यस, ठीक है। अब इसको देखो 10 18 180 कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? देखो यहाँ पे 32.8 माइनस PS बराबर, ये 32.8 को मैं उधर भेज देता हूं, तो जैसे ही 32.8 इधर गया बटे में क्या बचा इसके 90। ठीक है, और अब देखिए इसको इधर, इसको इधर, देखो माइनस PS है तो इसको उधर भेज दें, तो PS बराबर क्या हो जाएगा? इसको उधर भेजा, इसको इधर भेजा,
तो 32.8 माइनस 32.8 बटे में 90। इसको क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 गुणे में 32.8 माइनस 32.8 बटे में 90। ये किसका मान आने वाला है, पीएस का मान आने वाला है। मान किसका आने वाला है, पीएस का। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म हो गया, ये 328 हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, देखो 8 9 72, 72 को 2 हाथ लगा 7, 9 दूनी 18, 18 7, 25 को 5 हाथ लगा 2, 9 त्रिक 27, 2 29। ये आ जाएगा 29/52 माइनस 32.8 अब बटे में क्या 90। इसको कर लो, ये कितना हो जाएगा बेटा, 0.8 है तो 0.2 बचेगा, 0.2 बचेगा। उसके बाद 2 में से नहीं जाएगा, 9 बचेगा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा और 29 बचेगा। 29 इतना बटे में क्या 90। अब 29 90 में भाग दे दो तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, पीएस का मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पीएस का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो पीएस का मान कितना आएगा, आप सभी रिप्लाई करिए। पीएस का मान 2919 में, सॉरी 2919.2 में 90 से भाग दीजिए और बताइए कितना आ रहा है। 90 से भाग देना किसमें, 19.2 में। ठीक है, तो 90 एक बार तो जाना है, 3 बार ले जाते हैं, 9 त्रिक 27, 1, 9 में से 7 गया 2, फिर आ गया, अब 3 बार भी नहीं जाएगा, अब 2 बार जाएगा, तो 180, 9 और 39, दशमलव लगाया, 2 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 9 चौके 36, 4 बार ले जाते हैं, तो 9 चौके 36, 2 3 32, अब इतने पे छोड़ दें, 32.4। और एक बार और पूरा कर लेंगे तो 320 हो जाएगा। फिर आपका कितनी बार जाएगा, 3 ही बार जाएगा, 9 त्रिक 27, 270, 5 50 बचेगा, यानी 32.43। यानी पीएस कितना आ जाएगा, जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो कितना आएगा बेटा आपका 32.43 क्या mmHg। पीएस कितना आ जाएगा 32.43 mmHg। बात क्लियर है, कैसे आ रहा है वो आप लोगों को चीजें एकदम क्लियर चल रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछोगे कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, आपको बताया जाएगा। लेकिन आप एक बार पहले डिटेल में शुरू से देखो इसको, ठीक है। तो सारा पॉइंट देखो, ये वाला तो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है ना, ये अलग से किया, ये ऐसे गया हुआ है कुछ। तो कितना आया 32.43 mmHg। पहले कितना था 32.8 था, अब हो गया 32.43। मैंने बताया था ना क्या कि जब शुद्ध विलायक में विलेय मिलाया जाता है, वो भी कैसा विलेय, अवाष्पशील विलेय। तो जैसे ही आप अवाष्पशील विलेय मिलाते हो तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। पहले 32.8 था, अब कम होके 32.43 हो गया। कितना कम हुआ, तो 37 कम हुआ, 0.37। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर क्या कहता है। क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम एसीटोन में एक कार्बनिक पदार्थ मिलाया गया है। कोई कार्बनिक पदार्थ होगा, नाम नहीं दिया। एक कार्बनिक पदार्थ जिसका अणु भार दे रखा है कि 125 है,
के 1.25 ग्राम घोले गए, उस 125 के 1.25 ग्राम को घोला गया है, तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो उस विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब 230 mmHg हो तो फिर से वही मजाक हमारे साथ जो अभी हमने किया, और उस मजाक को हम लोग बहुत ही आराम से लेके चलेंगे। कैसे बेटा? P0 माइनस PS अपॉन में P0, ये बराबर होता है छोटा वाला W बड़ा वाला M, छोटा वाला M बड़ा वाला W। और ये छोटा W बड़ा W छोटा M बड़ा M क्या है आपको मालूम है, P0 क्या है, PS क्या है आपको मालूम है। तो आप यहां पे पहले तो लिख लो कि क्या क्या दिया है। क्या क्या दिया है बेटा? P0 दिया है किसके लिए? एसीटोन के लिए। कब? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना दिया है? 230 दिया है, 230 mmHg दिया है बेटा। उसके बाद क्या दिया है? स्मॉल w दिया है। किसको मिलाया जा रहा है? कोई कार्बनिक पदार्थ है, नाम नहीं दिया है, उसका मान दिया है 1.25। उसका स्मॉल m भी दिया हुआ है 125 ग्राम, अणुभार भी दिया हुआ है 125। किसमें मिलाया जा रहा है? 100 ग्राम एसीटोन में। तो कैपिटल W दिया हुआ है कितना? 100। और कैपिटल M क्या है? अब एसीटोन बोल दिया तो एसीटोन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3। और इसका जब आप अणुभार निकालोगे तो आप देखो 1 2 3 3 कार्बन दिख रहा है, तो 12 गुणे 3 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो प्लस 6 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16 6 और ये 12 48 70 आएगा आई थिंक, हमको लग रहा है। कितना हो जाएगा देखो? 12 गुणे 3 प्लस 6 प्लस 16 36, 6 प्लस 16 58। कितना आएगा? 58। तो कैपिटल M है हमारे पास 58। फिर से देखो, कार्बन 1 2 3, तो एक कार्बन का 12 तो 3 12 का बात है 36। उसके बाद हाइड्रोजन देखो 3 और 3 6, तो डायरेक्ट मैंने 6 लिख दिया। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो उसका 16, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 58। ठीक है, ये आ गया हमको। अब इतनी चीजें जब पता है तो निकालना क्या है बेटा? तो PS निकालना है कि कितना होगा। PS निकालना है कितना होगा, तो PS कितना होगा तो यहां पे रख के देख लो। P0 दिया है 230 माइनस PS अपॉन में 230 बराबर है स्मॉल w 1.25 इंटू M 58 बटे में स्मॉल m 125 इंटू कैपिटल W कितना है? 100। कैपिटल W कितना है? 100। अब ये कितना हो जाएगा? देखो बेटा, ये 1.25 और ये 125, अगर हम ऊपर नीचे 100 से गुणा करते तो ये देखो ये कट जाएगा सीधे 100 बार में, ये कट गया 100 बार में। यानी अब हमारे पास 230 माइनस PS बराबर 58 गुणे 230 बटे में 10,000। इसका आपस में गुणा कर दिया, ठीक है, इसका आपस में गुणा कर दिया, ये 230 इधर चला गया। ठीक, तो अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 1 0 से ये 1 0 कट गया, जितना कट रहा उतना करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, इतने पे ही छोड़ देते हैं। फिर अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो PS निकालना है, तो PS बराबर, इसको उधर भेजा उसको इधर ले आया, तो 230 माइनस 58 गुणे 23, 58 गुणे 23 बटे में 1000, 58 गुणे 23 बटे में 1000। और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 23 पे 4 0 माइनस 58 गुणे 23।
58 गुणे 23 बताइए जल्दी से कितना आएगा, सभी रिप्लाई करो। 58 गुणे 23 कितना होगा, जल्दी से बेटा। 58 गुणे 23 ठीक है, कितना आएगा 1334 बटे में क्या 1000, बटे में क्या 1000, और जैसे ही माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा इसका 6 6 6 8 2 2 6 6 2 8 इतना, बटे में क्या 1000, बटे में क्या है 1000, इतना ही आएगा ना। ठीक है, अब इसको आप कर दोगे तो हमको पीएस मिल जाएगा। यहां से देखो, यहां पे देख लो, ये पीएस बराबर चल रहा था, तो यहां से हमको पीएस का मान मिल जाएगा कितना 228.66 mm H, 228.66 क्या mmHg। याद रखिएगा कि बस अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते हो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या दिया है, तो बाकी आप आराम से करते जाओगे। बस वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करते हुए, सॉल्व करते हुए चलना है। बात समझ में आ रही है? ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। खाली कुछ नहीं करना है, आपको एक बार वैल्यू पुट करना है, चीजों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो यहां तक अगर ये आपको चारों प्रश्न आपको क्लियर होंगे, ठीक है, 2 प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, जिसको आप सॉल्व करके, एक ये क्या कह रहा है इस प्रश्न में, ये आपका होमवर्क है, याद रखिएगा, ये भी होमवर्क है। अभी एक और होमवर्क देंगे, क्या है कि शुद्ध पानी को 25 डिग्री पर वाष्प दाब इतना है, 50 ग्राम जल में घुले हुए 1.5 ग्राम यूरिया का वाष्प दाब क्या होगा। वाष्प दाब पूछ रहा है। एक ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, इसका आंसर आप लोग देंगे क्वेश्चन नंबर के साथ, कि क्वेश्चन नंबर सर 5 का है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी पदार्थ का के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, विलयन का वाष्प दाब 87 मिमी पाया गया, मिमी यानी mmHg। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 मिमी हो, तो उसी ताप पर जो जल का वाष्प दाब यानी शुद्ध वाष्प दाब की बात हो रही है, वो 92 mm हो, तो पदार्थ के अणु भार ज्ञात करने। ठीक है, दोनों तरीके के प्रश्न आपको बताए गए हैं, तो ये दोनों आपका होमवर्क है, और इन दोनों होमवर्क को आप करके दोनों का आंसर कि सर 5वें का इतना, सर 6वें का इतना, नंबर के साथ आप भेजोगे कमेंट बॉक्स में कि सर 5वें का इतना है और 6वें का इतना है। ठीक है, और अगर सारी चीजें अभी तक आप लोगों को समझ में आई हैं, तो वीडियो को बेटा लाइक और शेयर करना ना भूले। ठीक है, और जैसा कि आप सभी जानते हो कि 2023 की जो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया हुआ है, उसमें शुभम क्लासेस में जो बच्चे, देखो बेटा, जो आपको दिखाए जा रहे हैं कि जो आपके 97, 97, 96, 96, 96, 95, 95% बच्चों ने स्कोर किया है। तो अगर आप भी ये स्कोर करना चाहते हो, तो आप बेटा बोर्ड परीक्षा 2024 की अच्छी तैयारी के लिए, 2024 की अच्छी तैयारी के लिए आप सभी बेटा हिंदी के नंबर 1 चैनल, जो कि आपका ये हिंदी का नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस है, जिसमें आपको सभी विषयों की पूरी तैयारी कराई जाती है, उसमें इस समय बेटा एक टॉप 100 बैच चल रहा है। उस टॉप 100 बैच की मात्र फीस जो है 1499 रुपए है। इस 1499 रुपए का पेमेंट करते ही आपको बेटा सभी विषयों की तैयारी पूरे 1 साल तक कराई जाएगी। ये सबसे खास बात है, पूरे 1 साल तक के लिए सभी विषयों की तैयारी मात्र 1499 रुपए में। जो बच्चे पिछले साल क्लासेस से, शुभम क्लासेस ऐप से देखे हैं, उसमें देखो बेटा जिनका 95 प्लस वाला है, उनके
स्कोर जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। साथ ही साथ जैसे ही आप इस बैच से जुड़ जाते हो उसके में आपको लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, साथ ही साथ लास्ट ईयर के पेपर भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। संडे को टेस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। ठीक है, और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, 2024 से बैच के लिए जुड़ने के लिए आज ही आपको डाउनलोड कर लेना है क्या, शुभम क्लासेस ऐप। कहां से, प्ले स्टोर पर जाकर, और वहां से आप पेमेंट कर सकते हो इस 1499 रुपए का। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में ऐप से दिक्कत आ रही है तो बेटा आप व्हाट्सएप कर सकते हो नीचे दिए गए इन दोनों नंबरों पे। इन दोनों नंबरों पे आप व्हाट्सएप करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सभी को यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी तो इस सेशन को बेटा जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम है शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो 2 होमवर्क दिए गए हैं उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोनों के नंबर लिख के कि सर 5वें का इतना आएगा, 6वें का इतना आएगा, आप कमेंट करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।